मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट्स। हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 7 इन पार्ट 7 कारक। ये आपका प्री मिड का लास्ट चैप्टर है और इसके बाद आपका प्री मिड कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग अपनी बुक्स कॉपी वगैरह सब कंप्लीट कर लीजिएगा। तो देखिए, कारक भी आप लोगों ने पढ़ा, तो हम कारक, आपको पता है कि कारक क्या होता है। जब हम किसी भाषा को सीखते हैं, शब्द वर्णों को सीख लेते हैं, शब्दों को सीख लेते हैं, वाक्यों को सीखते हैं, उसमें लिंग वचन के बारे में हमें पता चल जाता है, संज्ञा के बारे में पता चल जाता है, फिर हम उनको वाक्यों के रूप में बनाते हैं। तो जब वाक्यों के रूप में बनाते हैं तो किसी भी शब्द को, संज्ञा शब्द को या किसी भी स्त्री सूचक शब्द को या पुल्लिंग सूचक, पुरुष सूचक शब्द को जोड़ने के लिए कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और जब कारक चिन्हों का सही प्रयोग नहीं होता है तो वाक्य स्पष्ट नहीं होते हैं। तो एक शब्द को जब हम दूसरे शब्द से जोड़ते हैं तो कारक चिन्हों के द्वारा ही जोड़ते हैं, कारक चिन्हों का ही प्रयोग करते हैं। यदि किसी शब्द को बीच से हटा दिया जाए और कारक चिन्हों का सही प्रयोग ना किया जाए तो वाक्यों में अपूर्णता हो जाती है, वाक्य सही नहीं लगते, वो हमें पढ़ने में अटपटे से लगते हैं। जैसे आपका वाक्य है कि सुमित ने रेलगाड़ी से गर्मी की छुट्टियों में यात्रा की। अब ये वाक्य है। अब इस वाक्य की जगह अगर ये होता है सुमित रेलगाड़ी गर्मी की छुट्टियों में यात्रा की, यानी सुमित रेलगाड़ी यानी सुमित रेलगाड़ी, ये अजीब सा लग रहा है, लेकिन सुमित ने यानी सुमित ने रेलगाड़ी से यात्रा की, और सुमित रेलगाड़ी हो जाता है तो ये सुमित रेलगाड़ी हो जाता है, नाम की बात हो जाती है रेलगाड़ी की। तो इस तरीके से कारक चिन्हों का जो है वाक्य निर्माण में बहुत अधिक योगदान होता है। देखिए परिभाषा कि वे शब्द जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम या का क्रिया के साथ संबंध स्पष्ट होता है उसे हम कारक कहते हैं। यानी वाक्य बनाने में वे शब्द जिनका संज्ञा एवं सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्पष्ट होता है वे कारक कहलाते हैं। ठीक है, तो कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कारक का शाब्दिक अर्थ है क्रिया को पूर्णता प्रदान करने वाला, अर्थात किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का एक दूसरे से जो संबंध बताते हैं उसे कारक कहते हैं। यानी वाक्य के जो शब्द होते हैं वो जब एक दूसरे से जुड़ते हैं वो किसके द्वारा जुड़ते हैं? कारक चिन्हों के द्वारा। यदि कारक चिन्हों के द्वारा हम उनको नहीं जोड़ेंगे तो उनका अर्थ कुछ और निकल आएगा। तो अब देखिए कारक के भेद। कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद किए गए हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। देखिए कारक के 8 भेद किए गए हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सबसे पहले क्या आता है? कर्ता आता है, उसके बाद कर्म आता है, फिर करण, फिर संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता देखिए क्या होता है कि किसी भी वाक्य में कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। यानी जब कोई हम वाक्य बना रहे हैं उसमें जो मेन है वो कर्ता कहलाता है। कर्ता का तात्पर्य होता है काम को करने वाला, जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ पे क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? राम के द्वारा, तो राम जो है यहाँ पे कर्ता हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका कर्म कारक। वाक्य में कर्ता का प्रभाव जिस पर सबसे अधिक पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी जिसके लिए कर्म किया जा रहा है। ये किसके लिए कर्म किया जा रहा है? रावण के लिए। तो यहाँ पे रावण जो है वो कर्म कारक के अंतर्गत आ जाएगा। फिर आपका आता है करण कारक। फिर वाक्य में कर्ता जिसके द्वारा कोई कार्य करता है, यानी राम ने रावण को बाण जो है यहाँ पे करण कारक है। कर्ता ने बाण के द्वारा कर्म को किया, तो वाक्य में कर्ता जिसके द्वारा कोई कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। यानी बाण के द्वारा कार्य किया तो यहाँ पे बाण जो है वो करण कारक हो जाएगा। फिर आपका आता है संप्रदान, यानी कर्ता जिसके लिए कार्य करे। अगर यहाँ पे ये सेंटेंस होता है कि राम ने रावण को सीता के लिए मारा, तो यहाँ पे जो है सीता वो संप्रदान कारक हो जाती है, यानी जिसके लिए कार्य किया गया। इसके
इसके बाद आप देखिए अपादान कारक क्या होता है, जिसमें कर्ता का किसी वस्तु से अलग होना पाया जाता है। यानी जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है तो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, तो जैसे रेलगाड़ी स्टेशन से निकल गई, यानी रेलगाड़ी स्टेशन से हट गई है, वहाँ से निकल गई, तो अपादान के अंतर्गत ये आता है। फिर संबंध कारक जिस शब्द कथन क्रम को करर से संप्रदान का के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। फिर संबंध कारक देखिए ध्यान, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से संबंध दिखाया जाता है तो वहाँ पे संबंध कारक होता है। जैसे यहाँ पे चित्र बना हुआ है, यह मेरी बहन का बैग है, यानी इस बैग से संबंध बताया जा रहा है कि ये किसका है, मेरी बहन का है, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। फिर अब देखिए नेक्स्ट अधिकरण कारक, जिस संज्ञा रूप से कार्य के आधार स्थान या समय का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक क्या होता है कि जिससे हमें किसी चीज़ के समय या स्थान का और उसके कार्य के तरीके का पता चलता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है अधिकरण में पर, इसका जो चिन्ह होता है में या पर होता है, यानी यहाँ पेड़ पर चिड़िया का घोंसला है तो चिड़िया घोंसले में है, या चिड़िया ने पेड़ पर घोंसला बनाया है, तो ये जो है वो आपका अधिकरण कारक के अंतर्गत आ जाता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है संबोधन। संबोधन देखिए क्या होता है, यानी जब हम इसमें किसी को संबोधित करते हैं, जिस संज्ञा रूप से किसी को पुकारने या संबोधित करने का पता चलता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक का प्रसंग क्या होता है, ए, हरे, ओ, रे, अरे, हे, ये सारे शब्द होते हैं। जैसे छात्रों पीटी के लिए तैयार हो जाओ, यानी यहाँ पे संबोधित जब किसी को किया जाता है तो ये संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपने देखा कि कारक क्या होता है कि जिस शब्द से किसी संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताया जाता है उसे हम कारक कहते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और कर्ता कारक क्या होता है, जिस शब्द से किसी जो शब्द ये बताता है कि वो कार्य कर रहा है, यानी जिसके वाक्य में कार्य करने वाले को ही हम कर्ता कारक कहते हैं, यानी। और नेक्स्ट अब कर्म कारक होते हैं, यानी वाक्य में कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। फिर करण कारक होता है कि वाक्य में जिसके द्वारा कोई कार्य होता है उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे आज राधिका प्रकार से स्कूल आई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में होता है कि जिसके लिए कार्य करें उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे रमेश रश्मि के लिए गिफ्ट लाया। नेक्स्ट आपका आ जाता है अपादान कारक। अपादान कारक में देखिए जिसमें कर्ता का किसी वस्तु से अलग होना पाया जाता है। और फिर संबंध कारक आ जाता है कि जिस शब्द द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से संबंध बताया जाता है। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जो है बताया जा रहा है कि ये बैग किसका है, ये मेरी बहन का बैग है। फिर अधिकरण कारक होता है जिस संज्ञा रूप से कार्य के आधार, स्थान या समय का पता चलता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे चिड़िया घोंसले में है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। ओके, नेक्स्ट फिर आपका था संबोधन कारक। संबोधन कारक देखिए जिस संज्ञा रूप से किसी को पुकारने या संबोधित करने का पता चलता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। यानी जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो संबोधन कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, पीछे देखिए आपके सारे प्रसंग दिए हुए हैं, जितने भी कारक चिन्ह हैं उन सबके प्रसंग दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए कर्ता का प्रथमा ने होता है, फिर आलोक ने पतंग उड़ाया। कर्म द्वितीया यानी को, उमेश को पुस्तक दो। करण तृतीया से, सौम्या ने मशीन से कढ़ाई
की संप्रदान चतुर्थी विभक्ति होती है, इसके लिए के लिए होता है। माली पौधे से, माँ ने बच्चे के लिए नाश्ता बनाया। फिर अपादान पंचमी विभक्ति होता है, से अलग होने के अर्थ में। माली पौधे से फूल तोड़ता है। संबंध षष्ठी होता है, यह मेरी बहन का घर है। फिर सप्तमी होता है, मैं पर यानी बतख पानी पर तैरती है। फिर संबोधन होता है, हे अरे हे प्रभु मेरी रक्षा करो। तो इस तरीके से ये जो विभक्ति दी हुई है संस्कृत भाषा में जो है विभक्ति चिन्ह विभक्तियाँ होती हैं और उसके चिन्ह ये होते हैं। ठीक है, उसको आप बहुत आसानी से ये ऐसे याद कर सकते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान काकी के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के अधिकरण में, पर संबोधन है अरे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि कारक क्या होते हैं। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। फिर वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। इनके 8 भेद किए गए हैं। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन देखिए, कारक को परिभाषित कीजिए। तो कारक को आप कैसे परिभाषित करेंगे, आप ये लिखेंगे जिस शब्द के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्पष्ट होता है उसे कारक कहते हैं। फिर कारकों के नाम तथा उनके चिन्ह बताइए। आपको इसमें कारकों के नाम बताना है, कर्ता कर्म का 8 कारकों के नाम बताने हैं और यहाँ पे चिन्ह बताना है। यहाँ पे देखिए आपको यह फिगर में दिया हुआ है ना, तो आप ये कारक के नाम लिख दीजिएगा, ये कारक के नाम लिखिएगा और ये चिन्ह ये बता दीजिएगा। फिर कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। फिर कारक के भेद बताइए, कारक के कितने भेद हैं, कि कारक के भेद बताइए या कारकों के नाम बताइए, दोनों सेम ही चीज़ आ जाती है। ठीक है, ठीक, तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप रहने दीजिएगा। देखिए ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको आप कट कर दीजिएगा, बाकी सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज है आपकी। एक्सरसाइज आप फिल कर लीजिएगा कि निम्नलिखित पर सर्गों में कारकों का नाम लिखिए। पर सर्ग दिए हुए हैं और किस कारक के अंतर्गत ये आते हैं इनको आपको लिखना है। फिर निम्नलिखित कारकों के 2-2 वाक्य प्रयोग कीजिए। फिर कर्ता जैसे दिया हुआ इसके वाक्य बनाना है कि आलोक ने पतंग उड़ाया, इसके 2-2 वाक्य बनाने हैं। लेकिन 2-2 वाक्य प्रयोग तो हो नहीं पाएगा क्योंकि एक ही एक का लाइन दी हुई है, तो इसलिए आप एक ही एक बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि रिक्त स्थानों की पूर्ति पर सर्ग द्वारा कीजिए। पर सर्गों के द्वारा आपको इन स्थानों की पूर्ति करनी है। ओके, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर ये एक्सरसाइज आपकी बचती है कि इसमें क्या करना है आपको कि चित्र देखकर वाक्य बनाना है। यानी इसमें कारक चिन्हों के आधार पर ही चित्र देखकर वाक्य बनाना है, ये आप करेंगे। ठीक है, जैसे पेड़ है, पेड़ पर फल है, तो पेड़ से फल गिर रहे हैं, तो नीचे की ओर आ रहे हैं, तो ये किस कारक के अंतर्गत आएगा, अपादान कारक के अंतर्गत, क्योंकि अलग हो रहे हैं, पेड़ से फल अलग हो रहे हैं। ठीक है, वह मेरा घर है, तो ये बताया जा रहा है कि वह मेरे भाई का घर है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह घर किसका है, मेरे भाई का। संबंध बताया जा रहा है। इस तरीके से आपको इनको करना है। ठीक, ये आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ये आपका प्रीमिड कोर्स है, आप अपनी कॉपी बुक्स सब कंप्लीट कर लीजिए। और अभी कुछ लोग बार बार मांग रहे हैं क्वेश्चन आंसर कॉपी, ये जो वीडियोस वगैरह भेजे थे, तो आप लोग कहाँ रहते हैं, आप लोग को वर्क अपना कंप्लीट करना चाहिए ना बेटा। टाइमली आप लोग वर्क नहीं कंप्लीट करेंगे तो बताइए प्रॉब्लम किसको होगी, आपको होगी। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था पहले कि आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल लापरवाही मत कीजिए। ठीक है, आप घरों पे आप लापरवाही मत कीजिए, क्योंकि आपकी नॉलेज ही आपकी काम आएगी।
ठीक है। प्रॉब्लम ऐसे चल रही है, सिचुएशन जो हमारे सामने है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग भाई हमें रहना पड़ा है। बट हमारी नॉलेज तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना, तो इसलिए जब आपको जो कुछ भी बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसको आप पढ़िए, समझिए। ठीक है। तो अब आपका ये प्री मिड कोर्स आज कंप्लीट हो गया, इसको आप पूरा कर लीजिएगा। ओके।